दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो प्रीवियस ईयर का हमारा क्वेश्चन सीरीज चल रहा है। आज सेट नंबर 47 होगा और 46 यानी 46 सेट नंबर हम ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। तो आप लोग नहीं देखे हैं तो रिक्वेस्ट है आप लोग से जाके चैनल पे ज़रूर देख लीजिएगा, और जो नए हमारे भाई हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने सारे फ्रेंड सर्किल में फॉरवर्ड कर देंगे। दोस्तों आज के हम इस लेक्चर में सेपरेटली देखेंगे जनरेटर चैप्टर। जो जनरेशन होता है, जनरेशन यानी जो ट्रांसमिशन होता है ना, जो जनरेशन होता है उत्पादन 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 के बारे में हम देखेंगे। तो मेनली जो इंडिया में होता है दोस्तों, उत्पादन बहुत तरीके से होता है। प्रचलित रूप से आपका जैसे थर्मल पावर प्लांट है, तो थर्मल पावर प्लांट सबसे ज़्यादा प्रयोग में लिया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद आता है नंबर हाइड्रो पावर प्लांट का, तो हाइड्रो प्लांट तीसरा आता है अपना न्यूक्लियर पावर प्लांट, ठीक है। चौथा अपना होता है डीजल पावर प्लांट, और भी होता है। ये सब जो है कन्वेंशियल एनर्जी रिसोर्स होते हैं। अब नॉन कन्वेंशियल में क्या आ जाता है? नॉन कन्वेंशियल में आपका आ जाता है वाइंड एनर्जी आ जाता है, सोलर एनर्जी आ जाता है, उसके बाद टाइडल एनर्जी आ जाता है। तो ये सब अपरंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं, जबकि परंपरागत ऊर्जा के स्रोत ये आपके होते हैं थर्मल, न्यूक्लियर, डीजल, हाइड्रो, पानी, ये सब होता है। तो दोस्तों जो परंपरागत ऊर्जा के स्रोत होते हैं, ठीक है, जो परंपरागत ऊर्जा के स्रोत होते हैं उनका खत्म होने का, पृथ्वी पे खत्म होने का अनुमान लगाया जाता है। लेकिन जो नॉन कन्वेंशियल रिसोर्स होते हैं, अपरंपरागत ऊर्जा के स्रोत होते हैं, वह कभी धरती पे खत्म नहीं होंगे। इसलिए हमारे जो भविष्य का वैकल्पिक जो सोर्स होते हैं, एनर्जी का सोर्स है, वह हम नॉन कन्वेंशियल को जाना जाता है, उसे जानते हैं। और ज़्यादातर उसमें उभर कर आ रहा है आपका सोलर पावर प्लांट। तो सोलर पावर प्लांट सबसे प्रचलित इस समय हो रहा है, इसका प्रयोग किया जा रहा है। तो सोलर पावर प्लांट क्या होता है? सन के विकिरणों को एब्जॉर्ब करके हमें क्या करता है? प्रकाश ऊर्जा को सीधे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर देता है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए कुछ क्वेश्चन हम देख लेते हैं इससे रिलेटेड। क्वेश्चन पहला हमारा, निम्नलिखित में से किसे शक्ति प्रणाली की परिचालन लागत के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों परिचालन लागत मतलब क्या? जो आपका ईंधन का कास्ट होता है ना, जो हम ईंधन यूज करते हैं, चाहे वो कोयला करें, चाहे हम डीजल करें, चाहे यूरेनियम करें, चाहे पानी ही करें, तो ये हमारा क्या है? एक तरह से फ्यूल है। तो परिचालन लागत के रूप में जो माना जाता है, आपका राइट आंसर ये हो जाएगा फ्यूल कास्ट, यानी ईंधन की लागत। जो ईंधन की लागत होती है वह शक्ति प्रणाली का परिचालन लागत के रूप में माना जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। क्वेश्चन अगला हमारा, विद्युत प्रणालियों का उत्पादन वोल्टेज कितना होता है? तो दोस्तों जो विद्युत प्रणाली है, इस समय हमारा जो इंडिया में जनरेशन हो रहा है वह 11 kV पर हो रहा है, ठीक है। अभी 33 kV प्रस्तावित है, लेकिन अभी जो हमारे इंडिया की जो उत्पादन वोल्टेज है वह 11 kV है ना। तो ये भी आपसे पूछ लेता है, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रश्न है कि इंडिया की हमारे जो सप्लाई वोल्टेज है कितना होती है। तो वो हमारा जो उत्पादक वोल्टेज होता है 11 kV होता है ना। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा आपका। वही बात करें कितना हम ट्रांसमिट कर सकते हैं दोस्तों, तो ट्रांसमिट हम 765 kV तक कर सकते हैं। वो किसके थ्रू? बाय यूजिंग ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर से क्या करते हैं? 11 kV को 765 kV में हम चेंज कर लेते हैं, ठीक है ना, बाय ट्रांसफार्मर के द्वारा। तो यह भी याद रखेंगे दोस्तों, जब हम वोल्टेज को बढ़ा देते हैं ना, तो उस समय क्या होता है? हमारा लॉसेस कम हो जाता है, ठीक है। तो लॉसेस से हम बच जाते हैं, और हमें क्या होता है? मेनली वोल्टेज ड्रॉप का खतरा रहता है। अगर 11 kV पर ही हम सप्लाई देने लगे तो हमारा वोल्टेज ड्रॉप काफ़ी हो जाएगा, जिससे वोल्टेज रेगुलेशन
पुअर हो जाएगा और हमें अच्छी सप्लाई नहीं मिल पाएगी। इसलिए हम क्या करते हैं, स्टेप अप कर देते हैं। इससे हमें लाभ ये होता है कि लॉसेस वगैरह कम हो जाता है और एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से बिजली पहुंच सकती है, दूर दराज तक। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है हमारा, थर्मल पावर प्लांट में टरबाइन की स्थिति पोजीशन क्या है। दोस्तों जो थर्मल पावर प्लांट होता है उसमें टरबाइन की स्थिति पोजीशन क्या होता है। पहला, जनरेटर के तुरंत बाद, यानी इमीडिएटली आफ्टर जनरेटर, जनरेटर के तुरंत बाद। दूसरा है इन बिटवीन बॉयलर एंड जनरेटर। तीसरा है इमीडिएटली बिफोर बॉयलर। चौथा है इन बिटवीन जनरेटर एंड ट्रांसफार्मर। तो दोस्त राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जो इन बिटवीन बॉयलर एंड जनरेटर के बीच जो होता है, किसका होता है पोजीशन, टरबाइन की स्थिति होती है। किसके बीच, बॉयलर के और जनरेटर के। जनरेटर बोला है यहाँ पे, इसका तात्पर्य अल्टरनेटर से है, ठीक है, क्योंकि एसी सप्लाई होती है तो अल्टरनेटर यूज करते हैं हम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है, बिजली उत्पादन के लिए सौर पैनल प्लेट का उपयोग करते हैं। किसका, आयरन का, कॉपर का, फोटोवोल्टाइक का, जिंक का। तो दोस्त राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। जो फोटोवोल्टाइक होता है उसका हम बिजली उत्पादन के लिए सौर पैनल का प्लेट का यूज करते हैं, फोटोवोल्टाइक प्लेट का उपयोग करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है, उस स्थान को क्या कहा जाता है जहां 3 फेज अल्टरनेटर द्वारा उत्पादित विद्युत शक्ति को समांतर में जोड़ा जाता है। ठीक है, तो उसको क्या कहा जाता है, पहला डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है, सब स्टेशन। दूसरा सब स्टेशन। तीसरा जनरेटिंग स्टेशन। चौथा ट्रांसमिटिंग स्टेशन। तो दोस्त उस स्थान को जो है जनरेटिंग स्टेशन कहा जाता है, जहां 3 फेज अल्टरनेटर द्वारा उत्पादित विद्युत शक्ति को समांतर जोड़ा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उसे हम जनरेटिंग स्टेशन कहते हैं। क्वेश्चन अगला है, भारत के ऊर्जा संयंत्र में किस इलेक्ट्रिसिटी में मानक वोल्टेज का जनन किया जाता है। तो घुमा फिरा के वही पूछा है, विद्युत प्रणालियों का उत्पादन वोल्टेज कितना होता है। तो अभी हम बताएं कितना होता है, 11 kV होता है। ठीक है, इसका जो उत्पादन वोल्टेज है वह 11 kV पर हो रहा है हमारे इंडिया में। और कितना तक हम ट्रांसमिट कर सकते हैं, तो उसे हम 765 kV तक ट्रांसमिट कर देते हैं। अगर दोस्तों 765 नहीं दिया है तो 400 kV तक दिया होगा तो उसको टिक लगा देंगे, उतना तक हम ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है, और जनरेशन हमारा 11 kV होता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों को ऊर्जा का स्रोत भी कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, पहला दिया है ऑप्शन नवीनीकरण, गैर नवीनीकरण, उत्पादक, निर्माण करने वाले, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्त राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। जो गैर परंपरागत होता है यानी नॉन कन्वेंशियल एनर्जी रिसोर्स होता है, उसको हम नवीनीकरण ऊर्जा भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो आपके आते हैं वाइंड एनर्जी, फोटोवोल्टाइक सेल, फोटो एनर्जी, और भी होते हैं टाइडल एनर्जी। ठीक है, तो ये सब जो भी आते हैं तो ये नवीनीकरण ऊर्जा में आ जाते हैं। तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा साधनों का एक उदाहरण है। तो गैर परंपरागत ऊर्जा का कौन कौन मतलब क्या एग्जाम्पल है, पहला पेट्रोल है, दूसरा डीजल है, तीसरा कोयला, चौथा पवन। तो दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। जो गैर परंपरागत ऊर्जा के संसाधन है, ऑप्शन डी हो जाएगा, पवन है। बाकी जो परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं वह पेट्रोल होते हैं, डीजल होते हैं, कोयला होते हैं। तो दोस्त देख लेते हैं जो परंपरागत जो होता है और एक तरफ अपरंपरागत। तो परंपरागत में जो आता है ऊर्जा के जो उत्पादन स्रोत होते हैं वो क्या होते हैं, पहला होता है थर्मल पावर प्लांट, दूसरा होता है हाइड्रो पावर प्लांट, तीसरा होता है हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट, और चौथा होता है डीजल पावर प्लांट। तो ये सब हमारे परंपरागत ऊर्जा के स्रोत आते हैं। बात करें अपरंपरागत ऊर्जा के स्रोत, तो इसमें आ जाता है आपका सौर ऊर्जा,
ठीक है, सौर ऊर्जा, दूसरा है पवन ऊर्जा, वाइंड एनर्जी जिसे बोलते हैं, तीसरा है हमारा जियोथर्मल, तीसरा जियोथर्मल है, चौथा टाइडल एनर्जी है। तो ये सब हमारे अपरंपरागत ऊर्जा के स्रोत में आ जाते हैं, नॉन कन्वेंशियल एनर्जी रिसोर्स में आ जाते हैं। और कन्वेंशियल में कौन कौन आते हैं? थर्मल, हाइड्रो, न्यूक्लियर और डीजल। ठीक है, तो आई होप आपको दोनों के बारे में अच्छे से समझ में आया गया होगा। तो यहाँ पे पूछा है गैर परंपरागत, तो गैर परंपरागत क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। पवन जो होता है वह गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन का उदाहरण है। बाकी पेट्रोल, कोयला, डीजल ये सब परंपरागत ऊर्जा संसाधन के उदाहरण है। क्वेश्चन अगला है हमारा, क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर अक्ष किस अपरंपरागत बिजली संयंत्र के प्रकार हैं? ठीक है, पहला दिया नाभिकीय संयंत्र, दूसरा पवन चक्की, तीसरा बायो संयंत्र, चौथा है सौर सेल। तो दोस्त राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जो पवन चक्की होता है उसे क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर अक्ष जो होता है पवन चक्की बिजली संयंत्र में काम में लेते हैं। ठीक है, और तथा जनित द्वारा क्या करते हैं? ऊर्जा को उत्पादित, जैसे पवन होता है ना, तो इस तरह इसमें अपना ब्लेड होते हैं, तो ब्लेड चलते हैं, तो ब्लेड से कपल होते हैं क्या? टरबाइन कपल होते हैं। तो ब्लेड जब चलता है तो उससे कपल टरबाइन चलता है, तो टरबाइन क्या? अल्टरनेटर कपल होता है। तो ये ब्लेड ही एक तरह से टरबाइन का वर्क करती है, तो इससे कनेक्ट होता है हमारा अल्टरनेटर्स का शाफ्ट। तो अल्टरनेटर का शाफ्ट जब रोटेट करता है तो हमारा जनरेशन स्टार्ट हो जाता है, शुरू हो जाता है। तो यह जो होता है क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर अक्ष जो है वह पवन चक्की में होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है, पन बिजली संयंत्र है। तो पन बिजली संयंत्र क्या होता है? ऊर्जा का गैर नवीनीकरण स्रोत, दूसरा है ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत, तीसरा है ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत, चौथा है ऊर्जा का निरंतर स्रोत। तो दोस्तों जो पन बिजली है उसे हम बोलते हैं हाइड्रो पावर प्लांट। ठीक है, क्या बोलते हैं? हाइड्रो पावर प्लांट। ठीक है, तो पन बिजली संयंत्र का जो उदाहरण होता है, तो हाइड्रो पावर प्लांट क्या होता है? कन्वेंशियल एनर्जी रिसोर्स होते हैं, यानी ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत होता है। कौन? पन बिजली संयंत्र। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यही गैर नवीनीकरण दिया है, तो इसका मतलब क्या है? नॉन कन्वेंशियल एनर्जी रिसोर्स है, जिसमें आपका क्या आता है? जियोथर्मल आ जाता है, टाइडल आता है, वाइंड एनर्जी ये सब आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा पन बिजली संयंत्र के साइड चेन के लिए एक आवश्यक नहीं है? यानी जहां हम हाइड्रो पावर प्लांट को लगा रहे हैं तो वहां 4 ऑप्शन में से एक कौन यूजफुल नहीं है? ठीक है, पहला है पानी की उपलब्धता, तो ये 100% होना चाहिए। दूसरा बड़े जल ग्रहण क्षेत्र, तो यह भी आपका होना चाहिए। तीसरा है पथरीली जमीन, तो यह भी सही है, पथरीली उबड़ खाबड़ जमीन होनी चाहिए जिससे हम डैम लगा सकते हैं। और चौथा है तलछट, तलछट। तो दोस्त यही आपका हो जाएगा, तलछट की ज़रूरत नहीं होती है। तलछट मतलब पतेला, मतलब ढलाई टाइप, तो इसका ज़रूरत जो है साइड पे इसका चयन नहीं किया जाता है। बाकी इन तीनों का किया जाता है, देखा जाता है पन बिजली संयंत्र लगाने से पहले। ठीक है दोस्तों, पन बिजली जो हाइड्रो पावर प्लांट लगाते हैं इसका एक यह हानि होता है कि यह लोड से काफ़ी दूरी पर लगाते हैं। ठीक है, जिससे कास्ट हमारा बढ़ जाता है। तो आपको बताते चलें कि जो हाइड्रो पावर प्लांट होता है इसका जो है इनिशियल कास्ट, इनिशियल कॉस्ट, इनिशियल कास्ट का मतलब शुरुआती 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 खर्चा, शुरुआती खर्चा जो हाइड्रो पावर प्लांट का होता है यह बहुत ही ज़्यादा होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। तो इसका एफिशिएंसी जो होता है 15 से 20% होता है एफिशिएंसी। ठीक है ना, तो
तो इसको आप याद रखेंगे। और हाइड्रो पावर प्लांट का पूछता है कि जो स्टार्टिंग टार्क होता है किस संयंत्र का सबसे ज़्यादा होता है, तो आप बताएंगे हाइड्रो पावर प्लांट का स्टार्टिंग जो कास्ट होता है बहुत ज़्यादा होता है। दोस्तों जो रनिंग कास्ट होता है वह थर्मल पावर प्लांट का ज़्यादा होता है। जो रनिंग कास्ट होता है थर्मल पावर प्लांट का ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये सब बात याद रखेंगे। यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है, भारत में अधिकांशतः बिजली उत्पन्न की जाती है, ठीक है, या भारत में उत्पादित बिजली का बड़ा हिस्सा डॉट 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 के माध्यम से उत्पादित किया जाता है। तो किसके द्वारा किया जाता है? पवन विद्युत संयंत्र द्वारा? बिल्कुल नहीं। दूसरा है ताप विद्युत संयंत्र द्वारा? हाँ। तीसरा जल विद्युत संयंत्र द्वारा? चौथा नाभिक। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा हम ताप विद्युत संयंत्र द्वारा उत्पादित करते हैं बिजली को, ठीक है। उसके बाद जल द्वारा करते हैं, फिर अपना नाभिक द्वारा करते हैं। नाभिक द्वारा जो है दोस्तों जहाँ पीक लोड की आवश्यकता होती है वहाँ इसका प्रयोग ज़्यादा किया जाता है, ठीक है। देन उसके बाद पवन ऊर्जा जो फिर फोटोवोल्टाइक सेल ये सब का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ताप विद्युत संयंत्र का सबसे ज़्यादा प्रयोग करते हैं, ठीक है। आगे है, सौर ऊर्जा का सिद्धांत किस पर आधारित है, ठीक है। पहला दिया है आपका क्या? जल विद्युत प्रभाव, दूसरा विखंडन, तीसरा फोटोवोल्टाइक प्रभाव, चौथा ताप विद्युत प्रभाव। तो दोस्तों आंख मूंद कर आप सी लगा दीजिएगा। जो फोटोवोल्टाइक प्रभाव होता है यह सौर ऊर्जा का सिद्धांत आधारित होता है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो फोटोवोल्टाइक सेल होता है उसमें सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और यह श्रेणी, सीरीज और पैरेलल दोनों में संयुक्त किया जाता है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। आगे है, एक सोलर पैनल में मॉड्यूल इंगित करता है। तो एक सोलर पैनल में हमारा मॉड्यूल क्या इंगित करता है? पहला सोलर सेल की श्रेणी व्यवस्था, सोलर सेल की समांतर व्यवस्था, तीसरा सोलर सेल की श्रेणी तथा समांतर क्रम व्यवस्था। तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जो सोलर सेल की श्रेणी तथा समांतर क्रम व्यवस्था होती है वह मॉड्यूल इंगित करती है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सोलर ऊर्जा संयंत्र के लिए उचित है? कौन है? तटीय क्षेत्र, गर्म और शुष्क क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र, उच्च वर्षा क्षेत्र। तो दोस्तों हम जानते हैं सोलर से क्या होता है, जितना हमें हीट मिलेगा, ताप जहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर होता है वहाँ हमें अच्छी एफिशिएंसी मिलती है, ठीक है। तो जहाँ गर्म व शुष्क क्षेत्र होगा वहाँ सोलर ऊर्जा का उचित मतलब ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है, निम्न में से कौन से पावर प्लांट यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम जैसे ईंधन उपयोग करते हैं? तो सभी लोग जानते हैं आप लोग किसका प्रयोग होता है? परमाणु ऊर्जा संयंत्र में। जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र होता है उसमें यूरेनियम, थोरियम तथा प्लूटियम जैसे ईंधन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। दोस्तों यूरेनियम वगैरह में हम मंदक के लिए प्रयोग करते हैं, और भारी जल वगैरह होता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है, ये होता है मंदक के लिए उसको प्रयोग करते हैं। जो बोरान और कैडमियम होता है कंट्रोलिंग रॉड के लिए प्रयोग करते हैं, कंट्रोलिंग के लिए, ठीक है। तो ये सब में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है, नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र में मंदक के रूप में निम्न में से किस पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है? पहला है ग्रेफाइट, दूसरा बोरान, तीसरा कैल्शियम, चौथा प्लूटोनियम, पांचवा टंगस्टन। तो दोस्तों जो राइट होगा, मंदक के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं? ग्रेफाइट और D2O का प्रयोग मंदक के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। जो मंदक के रूप में हम ग्रेफाइट और भारी जल D2O को प्रयोग करते हैं, ड्यूटेरियम ऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। वहीं बात करें नियंत्रक छड़ें यानी कंट्रोलिंग रॉड के रूप में किसे हम प्रयोग करते हैं, तो उसमें हम करते हैं बोरान को और कैडमियम को करते हैं, ठीक है। किसके? नियंत्रक छड़े के लिए में कंट्रोलिंग रॉड के रूप में। तो इसको याद रखेंगे। यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है, जब नियंत्रक रॉड को रिएक्टर में प्रवेश करवाया जाता है
तो के यानी गुणक कारक का मान होता है। तो इसको आप याद रखिए, जो के गुणक होता है, के गुणक का मान जो होता है वह हमेशा के लेस देन क्या होता है, 1 होता है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। जो रिएक्टर में प्रवेश करवाते हैं तो के गुणांक का मान लेस देन 1 होता है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है, परमाणु ऊर्जा की विद्युत इकाई क्या है। तो दोस्तों परमाणु जो ऊर्जा होती है उसकी जो विद्युत इकाई होती है तो आपका किस में होती है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है ना। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जो विद्युत इकाई होती है किसकी, परमाणु ऊर्जा की। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट चैप्टर में हम लेकर इससे रिलेटेड क्वेश्चन अच्छे लेकर हम आएंगे प्रश्न। तो वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएंगे, और अगर हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने सारे फ्रेंड सर्किल में फॉरवर्ड कर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।